जी अस्सलाम वालेकुम जी। कौन कौन जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया है जी। जिस तरह हमने लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने देखा ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन लास्ट वीक में देखी, ग्राफिक डिजाइन है क्या। जिसमें हमने देखा ग्राफिक डिजाइन इज अ टाइप ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम अपनी जो पैगाम है दूसरे तक पहुंचाते हैं किसकी हेल्प से, डॉट, लाइन, शेप, टेक्स्ट, कलर और पिक्चर की मदद से। ठीक हो गया। Graphic design is a type of visual communication in which we can convey our message with the help of line, shape, text, color and picture. उसके बाद हमने देखा कि कम्युनिकेशन की एक टाइप है, तो इसके लिए इसके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे, कोई लैंग्वेज है तो कोई ग्रामर होगी, कोई ना कोई बेसिक चीजें होगी। फिर हमने देखा स्टार्ट कहाँ से होती है, डॉट से होती है, डॉट को मिलाएं तो क्या बनता है, लाइंस बनती है, लाइंस को मिलाएं तो क्या बनता है, शेप्स बनती है, शेप्स को मिलाएं तो क्या बनेगा, डॉट, लाइन और शेप को मिलाने से लेआउट बनेगा। हमने डिजाइन के बेसिक 3 पार्ट्स देखे थे इस लास्ट वीक में कि डिजाइन के कोई भी ग्राफिकल लेआउट है उसके 3 पोर्शंस होते हैं। पहला क्या होता है, लेआउट, दूसरा इमेज, तीसरा टेक्स्ट। तो लेआउट जो था वो डॉट, लाइन और शेप से मिलके बनता है। तो हमने लेआउट पे वर्किंग शुरू की, इसमें हमने लाइंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए मैनुअली, फिर उसके बाद हमने शेप्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए, देन फिर हमने लास्ट में लाइंस और शेप्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ड्रॉ किए। ठीक है। उसके बाद हमने देखा, हमने लेआउट्स तो क्रिएट करने शुरू किए, लेकिन वहां पे हमने किस तरह उसमें विजुअल गिमिक किस तरह क्रिएट करना है, विजुअल इल्यूजन कैसे क्रिएट करना है। उस विजुअल इल्यूजन के लिए हमने क्या किया, डेप्थ ऑफ फील्ड पढ़ी। डेप्थ ऑफ फील्ड 2 तरह से क्रिएट होती है, एक होती है साइज के साथ, दूसरा ओवरलैपिंग के साथ। 2 मेथड है डेप्थ ऑफ फील्ड क्रिएट करने के, जो कि आपके लेआउट को रियलिटी के क्लोज लेके जाता है। थर्ड चीज हमने उसके बाद पढ़ी पॉइंट ऑफ फोकस। पॉइंट ऑफ फोकस क्या होता है, आपके लेआउट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो की पॉइंट होता है लेआउट का, वो चीज क्या कहलाती है, आपका पॉइंट ऑफ फोकस होता है, जहां पे आपने अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लेस करनी होती है, जो आपका की पॉइंट होता है। इस की पॉइंट को हम क्या करते हैं, अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्लेस करते हैं, उसको पॉइंट ऑफ फोकस कहते हैं। जी यहाँ तक क्लियर हो गया हुआ सबको। आज हमने करना है, जिससे हमने देखा कि किसी भी लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, फिर अल्फाबेट्स को ज्वाइन करें तो क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स को मिलाएं तो क्या बनता है, सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस में फिर ग्रामर इन्वॉल्व हो जाती है। इसी तरह ग्राफिक डिजाइन भी एक लैंग्वेज की तरह है, जिसमें इसके एलिमेंट्स जो है बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जो कि रोल प्ले करते हैं एज ए आपके अल्फाबेट्स का रोल प्ले करते हैं। ग्राफिक डिजाइन के अंदर 7 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, 7 बेसिक एलिमेंट्स हैं ग्राफिक डिजाइन के, जिनमें सबसे पहले आता है लाइन। नोट करते जाएं, लाइन, शेप, टेक्सचर, स्पेस, साइज, वैल्यू एंड कलर। कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं, लाइन है, शेप है, टेक्सचर है, वैल्यू है और कलर है। 7 बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब लाइन का हमने क्या पढ़ा है, लाइन उसी तरह जिससे हमने पहले 2 दिन स्टडी किया। लाइन 2 डॉट्स को ज्वाइन करें तो क्या बनती है, लाइन बनती है। ठीक है। इसके बोथ एंड्स ओपन होते हैं, ओवरलैपिंग इंटरसेक्शन नहीं आती लाइन में। ठीक हो गया। लाइन थिक हो सकती है, थिन हो सकती है, रेड हो सकती है, कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है। लंबाई में लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद लाइन किस पर्पस के लिए यूज की जाती है डिजाइन में, असल चीज क्या है कि इसका पर्पस क्या, अपने लेआउट में इसको यूज करने का। लाइंस को हम यूज करते हैं चीजों को हाईलाइट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को, उसके बाद कनेक्ट करने के लिए, आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए, ग्रेड्स बनाने के लिए, चार्ट एंड ग्राफ क्रिएट करने के लिए, पैटर्न और रिदम क्रिएट करने के लिए, व्यूअर की आई को डायरेक्ट करने के लिए, क्रिएट सेंस ऑफ मोशन, मोशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। ये सारे पर्पस के लिए लाइन यूज करते हैं। हाईलाइट करने का, ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन किस तरह करेंगे, अंडरलाइन कर देते हैं, एक लाइन के ऊपर लिख देते हैं, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइज हो जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कि उसको हाईलाइट करना, अंडरलाइन करें तो हाईलाइट भी हो जाती है, या तो शेप बना दे, किसी आउटलाइन या टेक्स्ट की साइडों पे बॉक्स ड्रॉ कर दें,
ठीक है, आउटलाइन से, लाइन से, तो वो क्या बन जाएगा, शेप बनेगी, तो इससे क्या होगा, हाईलाइट होगी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर सिंपल बॉक्सेस हैं, स्क्रीन नजर आ रही सबको? अब सपोज चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं हम, कनेक्ट हो रही है, एक साइकिल बन रहा है, हर बॉक्स में एक आपस में कनेक्शन बन गया। अब इसी कनेक्शन को अगर हम एरो दे देंगे, ये क्या बन गई, डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन से क्या क्रिएट हुआ, सेंस ऑफ मोशन, ट्रेवलिंग हो रही है कि आपने यहां से स्टार्ट होना है, ऐसे मूव करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो इससे क्या हुआ, सेंस ऑफ मोशन क्रिएट हुई। क्लियर जी सबको? नेक्स्ट आता है हमारे पास, लाइन के बाद आता है शेप। शेप पहले हमने पढ़ा सिर्फ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में। लाइन से क्या बनती है, बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन। अब जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे शेप को थ्री इक्वल चीजों में डिवाइड किया जाता है, थ्री पोर्शन में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले आ जाती है आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स, जिसमें जो हमने स्टडी की, जो ज्योमेट्री में शेप्स यूज होती हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वो आ जाती हैं। दूसरी चीजें आ जाती हैं नेचुरल शेप्स। नेचुरल शेप्स में आपकी लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, जिनको इंसान खुद नहीं बना सकता, उनको अल्लाह ताला की क्रिएशन है। हमें उन्हें इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर यूज करना होता है अपने डिजाइन में या लेआउट में। हम किस फॉर्मेट में यूज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर यूज करते हैं, तो उन शेप्स को हम कहते हैं नेचुरल शेप्स। इसके बाद आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। थर्ड फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। एब्स्ट्रैक्ट शेप्स वो होती हैं जो आइकॉन्स होते हैं, स्टाइलाइज्ड फिगर्स होती हैं, कोई इलस्ट्रेशंस होती हैं, मीनिंगलेस शेप्स होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मीनिंगलेस, जिसकी कोई सेंस नहीं होती, कोई भी स्पेसिफिक सेंस या कोई मीनिंग नहीं होते उनके। किसी भी फॉर्मेट में हम उन्हें बना सकते हैं, किसी भी फ्लो में किसी भी तरह क्रिएट कर सकते हैं। टू स्टाइलाइज आवर लेआउट, अपने लेआउट को स्टाइलाइज करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्ट शेप्स किसी भी फॉर्मेट में बना के उन्हें यूज करते हैं। ठीक हो गया? थ्री बेसिक शेप्स हैं जो ग्राफिक डिजाइन में यूज होंगी। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप्स, सेकंड है नेचुरल शेप, जो कुदरती चीजें जिनको हम खुद नहीं क्रिएट कर सकते, उनकी हम पिक्चर यूज करते हैं, उनको हम इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर यूज करते हैं। थर्ड आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में इलस्ट्रेशन आ जाती है, इररेगुलर शेप, कोई भी मीनिंगलेस शेप होती हैं, जिनको हम अपने लेआउट को स्टाइलाइज करने के लिए क्रिएट यूज करते हैं। क्लियर हो गया जी शेप्स का? जी ये सारी एब्स्ट्रैक्ट इलस्ट्रेशन की फॉर्म में, जिसका कोई सेंस नहीं होती, लाइन वर्क हुआ होता है, ये पैटर्न क्रिएट हुए होते हैं डिफरेंट चीजों से, जिसकी कोई सेंस ना हो, कुछ ना हो, इनको एब्स्ट्रैक्ट शेप्स बोलते हैं। कोई सेंस ना हो, कोई रेगुलर शेप ना हो, जिनकी लाइन वर्क होता है, आर्ट वर्क होता है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट शेप्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है शेप्स के बाद आते हैं इनका यूज क्या है। ये तो देखिए हमने शेप्स होती क्या है। अब शेप्स को हमने किस तरह मैनिपुलेट करना है, किस तरह यूज करना है, सिंबलाइज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए, रियलिटी के क्लोज लेके आने के लिए, हाईलाइट इंफॉर्मेशन करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, शेप का यूज करते हैं। क्या करेंगे, अगर किसी टेक्स्ट के नीचे कि ये शेप लिखा है, इसके नीचे मैं एक बॉक्स रेड कलर का लगा दूंगा तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा, या यूज टू लिखा है इसके नीचे बॉक्स लगा दो, प्रोमिनेंट हो जाएगा। ये बुलेट क्या कर रही है, ये राउंड सर्कल जो इसके साथ लगा हुआ, ये भी शेप है ना, उसको क्या कर रही है, हाईलाइट कर रही है, इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करने के लिए, प्रोमिनेंट करने के लिए, फ्लो क्रिएट करने के लिए। शेप भी सारे उन्हीं पर्पस के लिए यूज होगी जिस तरह लाइन यूज होती है मोस्टली। क्लियर हो गया जी? इसके बाद आता है टेक्सचर। जी ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था क्लास में, कि हमने अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर या अपने एक इंसान की कितनी खसूसियत है जिसकी वजह से वो अशरफुल मखलूकात में कंसीडर किया जाता है। टच करने की सेंस, स्मेल करने की सेंस,
टेस्ट करने की सेंस, सुनने की, देखने की, 5 ये वासे खमसा है हमारे पास जिसकी वजह से हम अशरफुल मखलूकात में कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, उनमें से क्योंकि हमारे जो ग्राफिक डिजाइन क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन है, इसमें हमने कौन सी सेंस यूज करनी, देखने की। अब देखने की यहाँ पे हम टच तो नहीं कर सकते, फिजिकल चीज हो तो हम उसको हाथ लगा के देख सकते हैं, इसका रफ टेक्सचर है, लकड़ी है, कपड़ा है, क्या चीज है, प्लास्टिक है, उसको तो हम टच कर सकते हैं। यहाँ तो हमने सिर्फ विजुअल देखना है, तो हमने जो भी डिजाइन बनाना है उसके अंदर जो प्रोडक्ट यूज करनी है उसका टेक्सचर इतना रियल होना चाहिए कि हमें देखने में पता चलना चाहिए। सपोज हमने किसी चेयर की पिक्चर लगाई है, अगर वो चेयर लकड़ी की है तो उसका लकड़ी का टेक्सचर फील होना चाहिए, लकड़ी की प्रोडक्ट है। अगर वो प्लास्टिक की हमने दिखाई है तो वो फील होना चाहिए प्लास्टिक की चेयर है। अगर हम डिजाइन में या कैंपेन में हम दिखा रहे हैं मेटल की चेयर है तो उसका मेटल फील होना चाहिए, देखने वाले को ये फील होना चाहिए मेटल की बनी हुई है। तो वहां पे हमने पास खड़े होकर बताना नहीं किसी को, देखने वाले ने विजुअली जो परसीव करना है, देखने से जो उसके टेक्सचर को देख के उसने फील करना है तो ये प्रोडक्ट जिसका एड लग रहा है, टीवी पे चल रहा है, या एक बोर्ड लगा हुआ है, या एक ब्रोशर उसके सामने आया है, पम्फलेट आया है, उस पर जो पिक्चर लगी हुई है उसमें उसका क्या लुक एंड फील आ रही है, किस चीज का है। मोस्टली फीमेल ज्यादा है हमारे पास ऑनलाइन भी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जब आपके कपड़ों की सेल लगती है, बोर्ड आपके लगते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं, ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो फीमेल्स की ज्यादा सेल्स लगती हैं, तो आपको फौरन से सीजन ऑफ की लगती है जी, विंटर क्लियरेंस सेल, तो आपको फौरन से इवन के कपड़े का फैब्रिक तक का उसकी टेक्सचर तक की समझ आ जाती है, वूल है, ये लिलन है, ये कॉटन है, ये कौन सा फैब्रिक है। गर्मियों का है तो ये कौन सी चीज है, गर्मियों में लगे तो आप फौरन से बता देते हैं जी ये कौन सा ब्रांड है, ये कौन से किस्म का कपड़ा है, ये सिंपल लॉन है, ये स्विस लॉन है, ये जेकार्ड है, ये है, वो है। इस तरह के जितने भी आपके ब्रांड्स आते हैं, ये सारी चीजें आप उसको देख के आपको लुक एंड फील क्रिएट हो जाती है, आपको समझ आ जाती है कि आपका ब्रांड किस तरह का, यही जो प्रोडक्ट है जिसका पिक्चर डिस्प्ले हो रही है वो किस तरह की है, क्या उसका सेंस है, फैंसी कपड़ा है, रेगुलर कपड़ा है, कैजुअल फिट है, कैजुअल कपड़ा है, किस तरह का कपड़ा है। क्लियर जी। टेक्सचर को हमने यूज करना है रियलिटी के क्लोज लेके जाने के लिए, जो भी हमने प्रोडक्ट इमेज कैरेक्टर यूज कर रहे हैं उसका लुक एंड फील रियल आए, देखने वाले का विजुअल इंटरेस्ट ग्रैब करना है, उसको विजुअली इन्वॉल्व करना है अपने लेआउट में, ताकि अगर आपका लेआउट फ्लैट होगा उसमें रियलिटी नहीं होगी तो आपका व्यूअर उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, वो जस्ट फॉर ग्रांटेड देखेगा और गुजर जाएगा, उसे रीड आउट नहीं करेगा, जो आप उसे मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं उसे पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं। इसलिए आपका टेक्सचर इतना रियल होना चाहिए कि देखने वाले को लगे तो रियल प्रोडक्ट देख रहा है, रियल चीज देख रहा है। रियलिटी, अब इसका पर्पस क्या हुआ, लेआउट में रियलिटी क्रिएट करनी है, विजुअल इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इमोशंस को प्रोवोक करना है, इमोशनली आपको इन्वॉल्व करता है ना, फिर अगर रियल लगेगा आप उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है, ये सारे पर्पस के लिए हम टेक्सचर का एलिमेंट डिजाइन में इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर। इसके बाद आता है स्पेस का एलिमेंट। स्पेस, जो क्लाइंट हमें साइज देता है, जिसको हमें वो कहता है जी मुझे 2x2 फीट का डिजाइन चाहिए, मुझे 2x2 इंच का चाहिए, या मुझे 200x200 पिक्सल में डिजाइन चाहिए, जो आपको गिवन साइज मिलेगा वो आपकी गिवन स्पेस कहलाएगी। जो क्लाइंट की तरफ से आपको सबसे पहले साइज मिलेगा उसे गिवन स्पेस कहते हैं, नोट करते जाओ। ठीक है, उसे गिवन स्पेस बोलते हैं। इस गिवन स्पेस को जब हम क्रिएट करते हैं सिस्टम पे, उसको हम कैनवस या आर्टबोर्ड बोलते हैं। जब किसी भी सॉफ्टवेयर में उस गिवन स्पेस पे काम करना को क्रिएट करेंगे, काम करने के लिए, लेआउट क्रिएट करने के लिए या डिजाइन बनाने के लिए, देन उस गिवन स्पेस को हम क्या बोलेंगे, आर्टबोर्ड या कैनवस बोलेंगे। आर्टबोर्ड और कैनवस, ठीक हो गया जी। अब उसमें से हमने स्पेस यूज कर ली, ये हमें साइज मिला था एक पेज का, इसमें से हमने काफी सारी स्पेस पे ये टेक्स्ट लिख लिया, ये पिक्चर लगा ली, नजर आ रहा है सबको, टेक्सचर लिखा हुआ, टेक्सचर के बारे में लिखा हुआ, एक पिक्चर लगी हुई। क्लियर हो गया जी। अब इसमें से ये जितना एरिया यूज हो रहा है, जिसपे ब्लैक कलर का टेक्स्ट है, पिक्चर आ गई, ठीक है, और बाकी कुछ एरिया सफेद है पेज का, इसी तरह बाकी एरिया सफेद एरिया है ना, पेज का व्हाइट एरिया है। जो एरिया स्पेस इन यूज है उसको पॉजिटिव स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, जो स्पेस इन यूज इज कॉल्ड पॉजिटिव स्पेस।
और जो एम्प्टी रेस्ट ऑफ द स्पेस, जो एम्प्टी स्पेस है उसे नेगेटिव स्पेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस से पहले बताया था जो एरिया हमने क्रिएट करना ना, जो हमें क्लाइंट ने स्पेस दी वो गिवन स्पेस हो गई हमारे पास, उसको हम टर्म बोलते हैं, यूज करते हैं उसके लिए गिवन स्पेस। उसने कहा 2 बाय 2 फीट का डिजाइन चाहिए, 100 बाय 100 इंचेस का चाहिए, 10 बाय 10 पिक्सल का डिजाइन चाहिए, कोई भी यूनिट हो सकता है, इस पे हम काम करते हैं। उसने हमें एक साइज दे दिया कि इस साइज पे मुझे लेआउट या डिजाइन चाहिए, क्लाइंट ने आपको साइज दिया, ऑर्डर प्लेस किया, तो आपने कहा ठीक है जी मैं 2 दिन में आपको ये डिजाइन दे दूंगी। आपने वो डिजाइन बनाने के लिए सपोज आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करना है, आपने फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर की हेल्प ली, आपने फोटोशॉप में जाके उस साइज को 2 बाय 2 फीट का था, 2 बाय 2 फीट का एक पेज क्रिएट किया, ठीक है, जिसपे आपने आर्ट वर्क बनाना, अपना डिजाइन बनाना है, ठीक है। अब वो डिजाइन, वो एरिया जो आपने क्रिएट किया सॉफ्टवेयर में, वो उसका कैनवस कहलाएगा या आर्ट बोर्ड कहलाएगा, उसको आर्ट बोर्ड या कैनवस कहते हैं, ठीक है। अब उस आर्ट बोर्ड और कैनवस पे जब आपने डिजाइन बनाना शुरू किया, आपने ये डिजाइन बनाया, इतना ये 4 लाइनें टेक्स्ट की, एक हेडिंग और एक पिक्चर ऐड कर दी, होगी ऐड जी, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसमें से जितने एरिया में आपने टेक्स्ट लिखा, जो एरिया स्पेस उस पेज में से 2 बाय 2 फीट का था, कुछ स्पेस ले ली पिक्चर ने, कुछ टेक्स्ट ने ले ली, जिसके ऊपर कवर होगी, वो टेक्स्ट के साथ कवर होगी और पिक्चर के साथ, तो ये जो स्पेस इन यूज होगी इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्पेस। बाकी ये व्हाइट कलर में खाली जगह बच गई है, अगर ये ब्लैक होती तब भी ये एम्प्टी स्पेस ही होती, ठीक है। जो एम्प्टी स्पेस बची पेज पे उसको नेगेटिव स्पेस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्पेस, जो इस्तेमाल में नहीं है। हम घर बनाते हैं, प्लॉट लेते हैं, सपोज हमने एक प्लॉट दिया, उसमें कुछ एरिया कवर कर देते हैं, कुछ लॉन के लिए या साइडों पर गैलरी छोड़ देते हैं, जो कवर्ड एरिया है वो हमारा पॉजिटिव स्पेस है, जो साइडों पे खाली जगह है, जो लॉन की जगह छोड़ी, पोर्च की जगह छोड़ी, साइडों पे गैलरी छोड़ दी, बैकयार्ड छोड़ दिया, वो एरिया क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव स्पेस कहलाएगा। अब क्लियर हुआ। अब पॉजिटिव और नेगेटिव, अब जितने इंपॉर्टेंट किसी भी लेआउट में पॉजिटिव स्पेस है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नेगेटिव स्पेस है। जिस तरह मोमना ने और शकील साहब ने बात की कि चीजों को बहुत ज्यादा सफोकेटेड नहीं कर देना, भर नहीं देना, जो साइज है, जो उससे रिक्वायर्ड पिक्चर या आपकी जो प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, बड़ी प्रिसाइजली देनी है, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए, उसे ये ना पता चले पता नहीं दुनिया जहान की चीजें लिख दी है, समझ उसे एक की भी ना आए। आपने बहुत प्रिसाइजली इंफॉर्मेशन देनी होती है। आगे जाके हम देखेंगे कि हम किस चीज को किस तरह किस फ्लो में इंफॉर्मेशन प्लेस करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आनी है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास जो नेगेटिव स्पेस होना बहुत जरूरी है, ताकि चीजें हाईलाइट हो सके, सफोकेटेड ना हो जाए। अगर एक रूम में 50 लोगों की जगह है, आप वहां पे 100 बंदा घुसा देंगे तो क्या होता है, सफोकेशन हो जाएगी, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आप लेआउट में जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, आप जो आपको समझ आती है, आपको बनानी आ गई सॉफ्टवेयर में, कल को ट्राइंगल आ गई, रेक्टेंगल आ गई, सारी शेप्स बनानी आ गई, आप लेआउट क्रिएट कर रहे हैं, सारी शेप्स बना देते हैं, तस्वीर भी डाल देते हैं, जो टेक्स्ट आपके सामने आता है सारी दुनिया का टेक्स्ट भी डाल देते हैं। वो समझ ही नहीं आती कि पढ़ना क्या है, आप कौन सी इंफॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हो। जब तक आप उसको प्रायोरिटाइज करोगे, फिर उसको सीक्वेंस से अरेंज करके लिखोगे, उसमें पॉइंट ऑफ फोकस क्रिएट करोगे, हेडिंग को हाईलाइट करोगे, पिक्चर को हाईलाइट करोगे, ये सारी चीजें क्रिएट करोगे तो देखने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट होगा, देन उस तक आपका मैसेज पहुंचेगा और वो इंटरेस्ट से पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा उस चीज को। क्लियर। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव स्पेस है, उतनी ही इंपॉर्टेंट नेगेटिव स्पेस है। एम्फेसिस क्रिएट करने के लिए करते हैं, एलिजिबिलिटी ऐड होती है, स्टाइलाइज करने के लिए स्पेस यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये टेक्स्ट स्पेसेस इसने दिए हैं, इनको आपने इग्नोर कर देना है। ये हम जब टेक्स्ट को स्टडी करेंगे मैं तब आपको करवाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी उस पर। उसके बाद आता है साइज। साइज क्या क्या रोल है। साइज से तो हम गिमिक क्रिएट करेंगे, हमने देखा था। हम डेप्थ क्रिएट करने के लिए, सेंस ऑफ मोशन क्रिएट करने के लिए, दिखाने के लिए एक चीज करीब है एक दूर है, तो हमने तो फ्लैट इमेज क्रिएट करना होता है सिस्टम पे, देखने वाले को लगे कि सेम साइज की दो प्रोडक्ट्स है, करीब है दूर है, तो हम साइज के साथ प्ले करते हैं। हाईलाइट करना हो तो हम साइज के साथ प्ले करते हैं। हम साइज को डिफरेंट वे में मैनिपुलेट करते हैं, जिससे हम इंफॉर्मेशन को, चीजों को हाईलाइट करते हैं, एक विजुअल गिमिक क्रिएट करते हैं। जिससे हमने देखा था डेप्थ ऑफ फील्ड में कि हम एक दो सेम साइज के बॉक्स हैं, करीब दिखाना है तो उसे बड़ा दिखाएंगे, जो दूर दिखाना है वो छोटा दिखा देंगे।
अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, कंट्रास्ट एलिमेंट्स में क्रिएट करने के लिए, कंसिस्टेंट थीम क्रिएट करने के लिए, इन सारे पर्पस के लिए आप साइज के साथ प्ले करते हैं। इसके बाद आता है वैल्यू। अब वैल्यू का क्या रोल है, वैल्यू क्या होती है डिजाइन जी। अब वैल्यू के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कलर। कलर क्या होता है, फिजिक्स में हम मेट्रिक में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रिज्म का, जिसमें से लाइट जब प्रिज्म में से पास होती है तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जब 7 कलर्स में डिवाइड होती है तो वही कलर्स जो होते हैं वो लाइट के 7 बेसिक कलर्स कहलाते हैं। ठीक है, जिनको हम नेचुरल कलर्स कहते हैं या लाइट के कलर्स कहते हैं। लाइट के 7 कलर्स होते हैं, जिससे वो रेनबो भी क्रिएट होती है। ठीक हो गया। अब वही किसी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है, वही 7 कलर्स, जितने कलर उसमें से लाइट के अब्जॉर्ब हो जाते हैं वो हमें नजर आते हैं, बाकी रिपेल हो जाते हैं। किसी सरफेस पे जब लाइट पड़ती है, किसी भी चीज का कलर जो होता है, उसका शेड, उसका टिंट या उसका जो होता है, जो टोन नजर आती है, वो लाइट की वजह से नजर आती है। कोई चीज रेड नजर आ रही है तो लाइट की वजह से रेड है, ब्लैक है तो लाइट की वजह से ब्लैक है, व्हाइट है तो लाइट। अक्सर हम कहते हैं कि गर्मियों में ब्लैक कलर नहीं पहनना। क्यों नहीं पहनते, हीट को अब्जॉर्ब करता है, लाइट के सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वार्म कलर होता है। डार्क कलर जितने भी हम कहते हैं वो नहीं गर्मियों में पहने, वो अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को। ठीक है, लाइट कलर्स प्रेफरेबली व्हाइट और बाकी लाइट कलर इसलिए प्रेफर किए जाते हैं कि वो लाइट को रिपेल करते हैं, उनको कूल कलर्स कहते हैं। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं कि ठंडे कलर पहनने चाहिए, कूल कलर्स पहनने चाहिए गर्मियों में, समर में। उसके बाद आता है जी हमारे पास कि जो अब्जॉर्ब हो गया, जिसकी वजह से लाइट का जो शेड नजर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, कलर कहते हैं, शेड कहते हैं, टोन कहते हैं। ये सारी टर्म्स यूज होती हैं। जब डिजाइन ग्राफिक्स की बात होगी तो इसमें टर्म यूज होते हैं टिंट और ह्यू। इस तरह शेड होता है ना, शेड को ही टिंट बोलते हैं और ह्यू बोलते हैं कलर को। किसी भी चीज का जो कलर है, प्रोफेशनली ग्राफिक्स में इसको उसकी ह्यू बोलते हैं। इसकी ह्यू क्या है, क्या बोलेंगे, ह्यू कब बोलेंगे। ह्यू कलर होता है किसी भी चीज का, बेसिक कलर जो है वो ह्यू है। इसके बाद दो चीजों में हम कलर्स को डिवाइड करते हैं, एक कलर टाइप्स होती हैं, एक कलर मोड्स होते हैं। कलर टाइप्स एंड कलर मोड्स। टाइप्स एंड मोड्स को आइडिया है इनका, कभी सुनी है टर्म्स दोनों। तीन कलर की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बाय टाइप। प्राइमरी कलर वो होते हैं जो नेचुरली बने होते हैं, किसी कलर को मिक्स करने से किसी भी तरह क्रिएट नहीं किए जा सकते, उनको प्राइमरी कलर कहते हैं या नेचुरल कलर कहते हैं। ठीक है, इसमें रेड, ब्लू और येलो आता है। रेड, ब्लू और येलो, ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स होते हैं बाय मिक्सिंग ऑफ टू प्राइमरी। दो प्राइमरी को आपस में मिलाएं तो तीसरा कलर क्या बनेगा, सेकेंडरी कलर बनेगा। सपोज रेड और ब्लू को मिलाएं तो क्या बनेगा, पर्पल। ब्लू और येलो को मिलाएं तो ग्रीन। रेड और येलो को मिलाएं तो ऑरेंज। ऑरेंज बन जाएगा। ये आ गए सेकेंडरी कलर। इसके बाद आते हैं टर्शरी कलर्स। टर्शरी कलर्स क्रिएट होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स करने से आपस में। क्या बनेंगे, टर्शरी कलर्स। आगे फर्दर उसकी टोन निकलती जाएंगी। ठीक है, ये सारे कलर्स क्या कहलाएंगे, कलर भी कहेंगे इनको, ह्यू भी कहेंगे। इसकी ह्यू क्या है जी, रेड, और कलर क्या है। ठीक है, उसके बाद ह्यू के बाद आती है एक प्रोसेस यूज होता है डिजाइन में, ह्यू सैचुरेशन का। सपोज ये आपका एक कलर है, मैं इसको कलर ही ले लेता हूं।
जी। अब हमने ये रेड बॉक्स लिया, ठीक है, नजर आ रहा है सबको। येलो मैंने इसलिए किया ताकि ये मुझे यहाँ पे व्हाइट बॉक्स चाहिए था, ठीक है। ये रेड है, इसकी ह्यू क्या है? रेड इसकी क्या कहलाएगी? ह्यू कहलाएगी। HUE, रेड कलर में इसकी क्या है? ह्यू है। अब इसमें व्हाइट ऐड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो डिफरेंट लाइटर शेड रेड के बनते जाएंगे। व्हाइट ऐड करते जाएंगे, रेड लाइट होता जाएगा, पिंक होगा, बेबी पिंक होगा, होते 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 एंड में क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। जब रेड में ब्लैक ऐड करते जाएंगे तो ये शेड बनते जाएंगे। अब इस तरफ लाइट हो रहा है, इस तरफ डार्क हो रहा है। प्योर कलर क्या है? रेड है, इसकी ह्यू क्या? रेड है। अब इस प्रोसेस को, लाइटर किसी भी शेड को या कलर को या किसी कलर की ह्यू को लाइटर और डार्कर करने के प्रोसेस को सेचुरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेचुरेशन। सुना होगा टर्म आपने, ह्यू एंड सेचुरेशन, बहुत यूज होगी ग्राफिक डिजाइन में। ह्यू क्या होता है? किसी भी कलर की टोन या उसका शेड होता है, उसको लाइट और डार्क करना, उसकी क्या का प्रोसेस कहलाता है? उसकी सेचुरेशन। व्हाइट ऐड करेंगे तो लाइट होता जाएगा, ब्लैक ऐड करेंगे तो डार्कर होता जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी कलर की सेचुरेशन व्हाइट की तरफ लेके जाएंगे, उसे लाइट कलर से उसके शेड निकालते जाएंगे, इट मींस कि उसकी सेचुरेशन लो करेंगे हम। सेचुरेशन क्या होगी? लाइटर शेड की तरफ लो होगी, इसको बोलेंगे सेचुरेशन लो होती जा रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होता जा रहा है कलर। अगर सेचुरेशन हाई करेंगे तो कलर क्या होगा? डार्क होता जाएगा। सेचुरेशन लो होगी तो कलर का शेड लाइटर होता जाएगा। अगर कलर का शेड डार्कर होता जाएगा या डार्कर शेड चाहिए तो सेचुरेशन हाई होगी। और ये प्रोसेस कहलाता है ह्यू एंड सेचुरेशन का प्रोसेस। ये क्लियर हुआ? अब एक टर्म यूज होती है इसके बाद, कंट्रास्ट की। कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट होता है ऑपोजिट कलर्स में। हाई कंट्रास्ट जो होते हैं, जो कंट्रास्ट का मतलब होता है ऑपोजिट कलर्स। अगर आप रेड के साथ येलो शर्ट बनाते हैं तो वो कंट्रास्ट है। रेड के साथ पिंक बनाएंगे तो उसकी मैचिंग है, उसी के शेड में से है। ब्लू के साथ, नेवी ब्लू के साथ स्काई ब्लू शर्ट लेंगे तो वो मैचिंग है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लू के साथ आप व्हाइट लेंगे तो वो क्या है? कंट्रास्ट है, डिफरेंस है। या ब्लू के साथ रेड ले लेंगे, वो भी कंट्रास्ट है। क्लियर हुआ? कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है डिफरेंस, ऑपोजिट। अब एक चीज होती है हमारे पास, जब हम डिजाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास कलर व्हील। ये मैं छोड़ गया था शुरू में, इसीलिए छोड़ के गया था ताकि मैं उस पे आऊँ। अब जब एक कलर से दूसरे कलर में ये कलर जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? कलर व्हील बोलेंगे। कलर शेड और मिड टोन्स होती हैं। अब इन दो कलर्स के दरमियान की मिड टोन क्या है? ये है। इन दो के दरमियान ये है, इन दो के दरमियान ये है, ग्रीन और येलो के दरमियान ये है, येलो और ऑरेंज के दरमियान ये है, इस ऑरेंज और इस रेड ऑरेंज के दरमियान ये है, ठीक है। एक कलर से दूसरे कलर में ग्रेजुअली चेंज होते हैं। और इन मिड टोन्स को क्या बोलते हैं? एनालॉगस कलर। क्या बोलते हैं? इनको मिड टोन्स भी बोलते हैं और एनालॉगस कलर भी बोलते हैं, वेरिएंट्स भी बोलते हैं। और इनके आपस के रिलेशनशिप को बोलते हैं क्रोमेटिक रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन मिड टोन्स या एनालॉगस कलर है, वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह ये देखें, कंट्रास्ट कलर जो होते हैं, जो अभी हम बात करते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री कलर। ऑपोजिट कलर जो हाई कंट्रास्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो मिड टोन्स है, एक कलर से दूसरे कलर में ग्रेजुअली चेंज हो रही है, इनको बोलते हैं, अभी हमने क्या देखा, एनालॉगस कलर बोलते हैं। एनालॉगस कौन से हो गए? जो वेरिएंट्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक टोन से दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं, वो एनालॉगस हो गए। और जो ऑपोजिट है वो क्या हो गए? कंट्रास्ट कलर हो गए। क्लियर हुआ? कंट्रास्ट कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं एक्टिव कलर और पैसिव कलर। एक्टिव कलर वो होते हैं जो अभी हम बात कर रहे थे, जो आंखों को चुभते हैं, जो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव कलर या वार्म कलर, जैसा ब्लैक, ऑरेंज, रेड। ये कलर्स किसमें आ जाते हैं?
एक्टिव कलर्स होते हैं आपके, और जो कूल कलर्स होते हैं जो आंखों को प्लीजिंग इफेक्ट देते हैं, जिनकी तरफ ज्यादा देर तक देख सकते हैं, उनको बोलते हैं कूल कलर्स या पैसिव कलर्स। क्या बोलते हैं? कूल कलर या पैसिव कलर्स। जी क्लियर यहां तक? इसके बाद आ जाता है कलर्स का हमारे इमोशंस के साथ रिलेशनशिप। ये जो सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, रिलीजन टू रिलीजन वेरी भी करता है, कंट्री टू एरिया के हिसाब से भी वेरी करता है। सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ कुछ सोप का आलम हो या कॉफी हो तो हम ब्लैक कलर प्रेफर करते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदू कल्चर में वो डेथ पे व्हाइट कलर को प्रेफर करते हैं। अब अगर इंग्लिश कल्चर में चले जाए तो वो इन दोनों को ऑपोजिट है, वहां पे शादी पे ब्लैक और व्हाइट पहना जाता है। हमारे यहाँ दोनों जगह गांव में पहना जाता है और उनके यहाँ शादी पे पहना जाता है। ब्राइड व्हाइट कलर पहनती मोस्टली और जो ग्रूम होता है वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहनता है। ठीक है, इस तरह हर सोसाइटी, हर रिलीजन, हर एक की अपनी नॉर्म्स है। ब्लैक कलर नॉर्मली जनरली सैडनेस के लिए, प्योरिटी के लिए, इवल के लिए, डेथ के लिए भी यूज किया जाता है, ग्रे स्टेबिलिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, इन सारी चीजें। पर्पल और पिंक कलर जो होते हैं ये फीमेल के लिए काउंट किए जाते हैं, लेडीज कलर काउंट किए जाते हैं। 8 मार्च आता है तो पर्पल या पिंक की सारी कैंपेन्स बनती हैं। व्हाइट कलर फ्रेशनेस के लिए, येलो जॉय के लिए, चीयरनेस के लिए, रेड और ऑरेंज डेंजर के लिए, ब्लू स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन ग्रीन कलर एक ऐसा कलर है पूरी दुनिया में जिसका हर जगह एक ही मीनिंग है, हर रिलीजन में, हर मजहब में, हर जगह इंटरनेशनली ग्रोथ को शो करता है। ग्रीन कलर जो है ना वो ग्रोथ के लिए यूज, किसी भी चीज में आपने ग्रोथ दिखानी हो या ग्रोथ का एलिमेंट दिखाना हो तो आप ग्रीन कलर यूज करोगे। ग्रोथ के लिए हमेशा ग्रीन कलर यूज करोगे। लाइफ, ग्रोथ, मनी, इन चीजों के लिए जहां पे आपने इंप्रूवमेंट दिखानी है, एनवायरमेंट है, हेल्दीनेस है, हीलिंग है, कुछ भी दिखाना है तो आप ग्रीन कलर इंप्रूवमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए ग्रीन कलर यूज किया जाता है। क्लियर याद है सबको? सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सबके पास। फोटोशॉप जो आपका सिस्टम, मैंने आपको लास्ट टाइम भी शेयर किया था बच्चों से, जो आपके हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली जो आपको सूट कर रहा हो आप वो वाला वर्जन करें। 15 से ऑनवर्ड कोई भी वर्जन कर सकते हैं, 15, 16, 2015, 2016, 17, 18, 19, 22 तक का आपके हार्डवेयर को के साथ जो कंपैटिबल हो उस पे कोई भी वर्जन करने लगेंगे इंस्टॉल तो नीचे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस मेंशन होती हैं, अपनी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंगली चेक कर लें। समटाइम होता है कि हमारा हार्डवेयर इतना अपग्रेडेड नहीं होता तो सॉफ्टवेयर की रिकमेंडेशन जो होती है वो ज्यादा होती है, तो फिर हमें वो सॉफ्टवेयर प्रेफर करना चाहिए जो हमारी हार्डवेयर रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली हो, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा हार्डवेयर हो, सिस्टम हमारे के मुताबिक, ताकि फिर उसमें इशू ये होता है हम हो जाता है दूसरा भी, लेकिन सर रनिंग टाइम पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी फाइल्स करप्ट करना शुरू कर देता है, कोलैप्स कर देता है। आपने काम किया, आपने 2 दिन लगा के एक डिजाइन तैयार किया है, असाइनमेंट है आपकी, तीसरे दिन जाके वो कोलैप्स हो गया, वो जीरो हो गई, तो आपकी तो मेहनत 2 दिन की जाया चली गई। तो दैट्स व्हाई आप वो इंस्टॉल करें, एक स्टेप पीछे भी होगा, मेजर डिफरेंस नहीं होता, माइनर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अभी करंटली जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अंदर रहते हुए जो आपके पास उसको आपके सिस्टम पे सॉफ्टवेयर चल सके वो कर लें। 15 टू ऑनवर्ड 22 तक जो भी जिसको भी अवेलेबल हो वो वाला कर दें। आपने स्टार्ट पे जाना है, मेन्यू में जाना है, यहां से आपका फोटोशॉप इंस्टॉल होगा, PS एडोब फोटोशॉप लिखा होगा, क्लिक करना है, फोटोशॉप ओपन होगा आपका। आपका फोटोशॉप ओपन हो गया, आपने क्या करना है, देन यहां से ये इंटरफेस आएगा, कुछ पे ये नहीं आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहां से न्यू कर देना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना आपने। क्रिएट न्यू करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर वो दे रहा है रिसेंट फाइल्स ओपन क्या है, फिर शेयर्ड फाइल्स क्या क्या है, फोटोज के बिल्ट इन साइज अवेलेबल क्या क्या है सिस्टम में, ये साइज दिए हैं, लैंडस्केप में ये है, लैंडस्केप में ये साइज भी है, ये पोर्ट्रेट में 5x7 है, 4x6 है, 2x3 है, ये डिफरेंट साइजेस डिफरेंट रेजोल्यूशन के साथ दिए हमें। क्लियर? अब उसके बाद आता है प्रिंट के साइजेस है, प्रिंट में आपने कौन कौन से साइजेस यूज होते हैं, अगर कुछ चीज प्रिंट करनी है तो उसके बिल्ट इन स्टैंडर्ड साइजेस दिए हुए कुछ चीजों के, हर चीज के नहीं होते,
कुछ स्टैंडर्ड्स दिए होते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड साइज दिए हुए हैं, ठीक हो गया। इसके बाद वेब पेजेस के कुछ स्टैंडर्ड साइज दिए हुए हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं उसमें। इसी तरह फिल्म एंड वीडियो के लिए। क्यों? अब ये सारी चीजें ही क्यों है? फोटोशॉप मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। जिस तरह एक डिजाइनर का रोल देखा था हमने कि डिजाइनर क्या कर सकता है। दुनिया में कम्युनिकेशन के कितने मीडियम है? 3 है, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। 3 मीडियम देखे थे हमने, उन तीनों के लिए डिजाइनर काम कर सकता है। इसी तरह ये सॉफ्टवेयर तीनों मीडियम के लिए यूज किया जाता है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसलिए मदर ऑफ ऑल डिजाइन सॉफ्टवेयर इसको कंसीडर किया जाता है, फोटोशॉप को, ठीक है। इसमें आप लोग कहते हैं कि प्रिंटिंग का काम नहीं डिजाइन होता, इसमें प्रिंटिंग का काम नहीं होता, इसमें वेब का नहीं होता, इसमें फलां का नहीं होता, इसमें फलां का। अपनी अपनी मिथ्स है, जिसको जो टूल आता है उसके अकॉर्डिंगली लोग कहना चाहिए। अगर इसमें प्रिंटिंग का नहीं होता तो उसमें प्रिंट की ऑप्शन क्यों दी, साइज क्यों दी, सोचने की बात है। अगर इसमें मोबाइल ऐप्स नहीं बनती डिजाइन होती तो उसका क्यों दिया? अगर उसने इलस्ट्रेशंस नहीं बनती, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, तो उसने क्यों लिखा इधर वेब? क्यों लिखा? फिल्म और टीवी के लिए काम नहीं इसमें डिजाइन बना सकते, तो इधर क्यों लिखा गया? हर चीज के लिए काम हो सकता है, ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। आपने जिस चीज के लिए भी करना है, आपने यहाँ से क्लिक करना है, उस चीज पे रिसेंट पे गए, या फिर आपने यहाँ से अपने फोटो या प्रिंट में जाके यहाँ से अपनी मर्जी का साइज ले लेना है। अगर आपने ये नहीं लेने जो बिल्ट इन साइज है, आपने कस्टम साइज लेना है, यहाँ पे आ जाना है आपने। फिर यहाँ पे ये साइड पे डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट यूनिट्स दिए हैं, आपने किस यूनिट पे काम करना है, आपके क्लाइंट ने आपको क्या साइज दिया है, इंचेस में दिया है, पिक्सल में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, पिकासा में दिया है। अगर इंचेस में दिया है, अभी हम इंचेस में करेंगे, सपोज हम लेते हैं 8 इंचेस, हाइट उसकी दी उसने 11 की जगह हम 12 कर लेते हैं जी, हमें 12 इंचेस दी, इधर हाइट मेंशन हो जाएगी। हमें इसकी ओरिएंटेशन क्या चाहिए, विड्थ में हमने 8 दिया तो क्या होगा, 8 विड्थ होगी, ये लंबाई में बनेगा, 12 हाइट दे रहे हैं। अगर हमने इसे पोर्ट्रेट में शिफ्ट करना है, ये यहाँ पे ओरिएंटेशन दे रहा है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट करेंगे, तो वो देखो विड्थ हाइट में चली गई और हाइट विड्थ में आ गई, तो इसको चेंज कर दिया, ठीक हो गया। ये रेजोल्यूशन आ रही है। जितना भी काम होता है प्रिंट मीडिया का वो 300 रेजोल्यूशन पे होता है, इस पे होगा 300 रेजोल्यूशन पे होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन का भी 300 पे होगा, वेब, मोबाइल और फिल्म टीवी का मल्टीमीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब और मोबाइल आपका इसमें आ जाता है, मल्टीमीडिया में आ जाता है, फिल्म टीवी और वीडियोस आ जाती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। जब इनके लिए काम करेंगे तो आप सिर्फ पिक्सल्स में काम करेंगे और रेजोल्यूशन आपकी होगी 72। रेजोल्यूशन कितनी लोगे? 72 लोगे और यूनिट का यूज होगा पिक्सल्स। बाकी जब प्रिंट का, इलस्ट्रेशन का, फोटो का काम होगा तब इंचेस, सेंटीमीटर, पिकासा, जिससे मर्जी आप काम कर सकते हैं। जो आपका क्लाइंट के एंड से यूनिट आपको जिस स्केल पे साइज दिया जाएगा उस साइज पे आप काम करोगे और रेजोल्यूशन आप 300 लोगे। उसके बाद आ जाता है कलर मॉड। अभी हमने पढ़ रहे थे कलर टाइप्स ऑफ कलर मॉड, वहां पे मैं मिस करके आया था, ठीक है, किसी ने नहीं याद कराया। मैंने टाइप्स और मॉड 2 चीजें पढ़ी पूछी थी, टाइप्स हमने रिवाइज सारी एक्सप्लोर कर ली, मॉड्स को नहीं किया था। अब मॉड्स किस लिए होते हैं? जब आपने डिफरेंट मीडियम्स के लिए काम करना है, 3 मीडियम है, प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब हम इन तीनों मीडियम्स के लिए काम कर सकते हैं बीइंग अ डिजाइनर। जब आपने प्रिंट मीडिया का काम करना होगा तो आप किस पे करोगे? तो बेसिक 3 मॉड्स होते हैं जिसपे हम डिजाइनर काम करते हैं। एक होता है आरजीबी, सुना होगा आपने, एक होता है CMYK, एक होता है ग्रे स्केल। इसके अलावा इसमें एक होगा बिटमैप, एक होगा लैब कलर। बिटमैप गेमिंग में यूज होता है, लैब कलर फोटो प्रिंटिंग में यूज होता है। हमने इन दोनों पे काम नहीं करना, हमने ये 3 यूज करने, ग्रे स्केल, आरजीबी और CMYK। CMYK प्रिंट मीडिया के लिए यूज करेंगे, आरजीबी मल्टीमीडिया के लिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए करेंगे। ग्रे स्केल तब यूज करेंगे जब ब्लैक एंड व्हाइट काम करना हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया का काम करना है, चाहे वो मल्टीमीडिया के लिए करना है, या हमने करना है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिसमें ब्लैक और व्हाइट के दरमियान में जितने भी शेड्स आएंगे, जितने भी कलर आते हैं, ग्रे की लाइटर शेड, डार्कर शेड, वो ग्रे स्केल में आएगा। क्लियर हो गया जी? अब आरजीबी में मल्टीमीडिया इलेक्ट्रॉनिक का क्यों दिया जाता है?
अब डिजिटल डिस्प्ले जितने भी हैं, जितने भी हमारे पास डिजिटल डिस्प्ले हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हैं, वो सारे किस पे बेस करते हैं? पिक्सल बेस। आरजीबी डिस्प्ले है ना उनके, वो पिक्सल पे बेस करते हैं। पिक्सल्स में हमने यूनिट बेसिक का देखा, पिक्सल है, पिक्सल पे बेस करते हैं। पिक्सल का स्मॉलेस्ट जो कलर है, जिन कलर से मिलकर पिक्सल बनता है, वो आरजीबी कलर्स होते हैं। रेड ग्रीन, आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू। हम मोबाइल खरीदने जाए तो सबसे पहले क्या देखते हैं? कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, कैमरा चेक करते हैं, ठीक है, क्वालिटी क्या कैमरे की। अब वो चीज क्या होती है? आपकी रेजोल्यूशन होती है, जो हमने कहा ऊपर 300 लेनी है। रेजोल्यूशन क्या होती है? रेजोल्यूशन अमाउंट ऑफ अ पिक्सल टू फॉर्म एन इमेज। किसी भी इमेज को बनाने के लिए नंबर ऑफ पिक्सल यूज किए जाते हैं, वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। किसी भी चीज के शो होने में जितने पिक्सल्स इन्वॉल्व होंगे डिजिटली, वो उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। अब रेजोल्यूशन को मेजर करने का यूनिट बात करते हैं पीआई है, तो पिक्सल पर इंच। बीइंग को किसने बनाया? हमें इंसानों को अल्लाह बनाया। हमारे अंदर एक फंक्शन है, बाय डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है, आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है। उसमें से नंबर ऑफ पिक्सल काउंट कर लेते हैं, हम लेफ्ट एंड राइट ऑब्जर्व करते हैं। ये बॉक्स बना लेफ्ट टू राइट हमारी आई बेस पे, हम उसको पीपीआई कहते हैं। ऑब्जर्व कीजिएगा न्यूट्रल होके, ठीक है। एक रेजोल्यूशन काउंट टू राइट मूव करते हैं, डीपीआई। और डिजाइन कौन बना रहा है? मीडिया के लिए यूज की जाती है। डिजाइनर बना रहा है, इमेज है, ये डॉट्स के मिलने से बनते हैं। तो हमारे उसके कंट्रोल पिक्सल के मिलने से बनते हैं। जो प्रिंटेड इमेज है, डॉट्स के मिलने से बनते हैं। जब सिस्टम में तो नहीं बनेगा कि व्यूअर हमारा लेआउट करते हैं, टॉप से बॉटम रीड आउट करें, बॉटम से टॉप पे जाए, जो हमारे यहाँ प्रिंटिंग लेफ्ट टू राइट उसको पढ़े, मशीन में यूज होती है। वहां पे सीएमआई के प्रिंटिंग टेक्निक यूज होती है। सी फॉर सियान लिख ले सब लोग। सी फॉर सियान मिशन प्लेस करनी होती है लेआउट में, उसको प्रायोरिटाइज करना होता है। व्हाइट में येलो को क्या करना होता है? और प्रायोरिटाइज करना होता है। वो प्रायोरिटाइज सीएमआई के सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक एलिमेंट्स को यूज करते हुए प्रिंटिंग नजर आती है, साथ उसमें करते हुए मल्टी शेड इन्फॉर्मेशन को प्रायोरिटाइज करते हैं। पॉइंट ऑफ फोकस क्रिएट करके प्रिंटिंग होती है। कौन सी इंपॉर्टेंट सबसे परसेंटेज डिसाइड होती है, पहले जाएगी वो हाईलाइट होगी, ब्लू कलर को बोलते हैं। कौन सी चीज ब्लू कलर इंपॉर्टेंट है, वो उसके बाद आएगी सेकंड नंबर पे। उससे 30% आप थर्ड में, जिससे 30% मैजेंटा दोबारा प्रिंट होगा करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन की, कि हमारा व्यूअर हमारे प्रिंट नजर आता है सीक्वेंस में। पढ़े इसके बाद अभी हमने बॉक्स वाले एक एग्जांपल बनाई थी, 80% क्या था? येलो प्रिंट हो गया। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर एरो से डायरेक्शन देगी, कैनवस उस डायरेक्शन को चार जिस मर्जी सीक्वेंस में हम सेट कर क्या हमें जब एरोज दिए होंगे तो फ्लो हम आपको अंदर सेट कर कलर प्रिंटर देखो। पहले पहला बॉक्स पर आके लास्ट बॉक्स पे ले आना, कलर की कार्टेज लगी होती है ऊपर, ठीक है। उसके बाद अक्सर आकर ऊपर ओपन कार्टेज पड़ी होती है, शॉप में मर्जी फ्लो हम एडजस्ट करें, जिस तरह मर्जी पर कार्टेज पड़ी होती है, वहां से कलर थ्रो हो रहे जो हमने चारों सेट किया होगा, कोई भी पढ़ने वाला उसी के अकॉर्डिंगली हमारी इंफॉर्मेशन पढ़ेगा, ठीक है। वो अलग स्प्रे हो रहे थे आपके लिए, मैंने उल्टा पढ़ना, मैंने पहले रिवर्स रीडिंग करनी है। जो सीक्वेंस में आप इंफॉर्मेशन को अरेंज करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंगली आपका व्यूअर आपके लेआउट को स्टडी करेगा। मतलब जस्ट अब कंट्रोल पॉइंट होता है या निकल रहा कलर है जो सेट करना, उसको प्रायोरिटाइज करना। हमारे कलर के साथ होता है, पाकिस्तान में के साथ हो सकता है, हमारे यहाँ सीएमआई के प्रिंटिंग टेक्निक वो आपके डेप्थ ऑफ के साथ होगा, पॉइंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। मिला के जो काम करते हैं, जो प्रोफेशनल जब ज्यादा काम होता है तो सीएमआई के प्रिंटिंग टेक्निक को प्रोसेस को हम वैल्यू का सीएमआई के स्टैंड फॉर सियान, सियान ब्लू कलर होता है, CYAN सियान, CYAN सियान, सियान ब्लू कलर को कहते हैं। उसके बाद मैजेंडा, मैजेंडा पर्पल कलर होता है, शेड होता है उसका, ठीक है। येलो K फॉर Y फॉर येलो, K फॉर ब्लैक। सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक 4 कलर्स के साथ मिलके हमारी प्रिंटिंग होती है। जब भी कोई शीट जितने मल्टी शेड प्रिंटिंग भी हो, पहले सबसे सियान कलर प्रिंट हुआ जितने परसेंट है, फिर मैजेंडा प्रिंट हुआ, फिर येलो, फिर ब्लैक, फिर वो कलर हमें देखने में मल्टी कलर नजर आ रहे होते हैं, लेकिन होते हैं वो इन बेसिक 4 कलर से कोई भी कलर है प्रिंट हुआ। अगर वो ग्रीन है तो ग्रीन भी हो सकता है, इन 4 कलर के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ हो। अब इसीलिए इसकी रेजोल्यूशन जो है डीपीआई में जब आती है तो डॉट पर इंच आती है, प्रिंटेड चीज होती है। लेकिन जब हम डिजिटली बनाते हैं तो इसलिए हम 300 लेते हैं, ताकि हम उसको जब प्रिंटेड में कन्वर्ट करें तो प्रिंटिंग में 300 बेस्ट रेजोल्यूशन काउंट की जाती है। इससे ज्यादा हो तो बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड 300 काउंट की जाती है।
और मल्टीमीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 72। वहां पे अगर हम 300 लेंगे तो हमारा इमेज साइज इतना हैवी हो जाएगा, उसका लोड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़ जाता है, फिर हमारी इमेज लोड नहीं होता। अक्सर हमने देखा होगा वेबसाइट या फेसबुक पे कोई ऐड आता है, ठीक है, तो वो लोडिंग होती है, हम गुजार देते हैं, हम देखते ही नहीं उसे। होता क्या है, जो उसको इमेज बनाने वाला, जो ऐड बनाने वाला था, उसे ये सेंस नहीं होती तो उसने उसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी, किस मोड में बनाना है, उसने उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा के उसका साइज फाइल साइज हैवी हो जाता है, लोड टाइम या रिस्पॉन्स टाइम उसका बढ़ जाता है, फिर हम उसे देखते ही नहीं है, गुजर जाते हैं ऐसे। अगर हमारा इमेज प्रॉपरली बना होगा तो उसका लोड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये सारी चीजें हम आगे जाकर देखेंगे, इन सारी चीजों को किस तरह गिमिक्स को कंट्रोल करना है, क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रेजोल्यूशन रखी, यहाँ से हमने कलर मोड लिया, यहाँ से हमने CMYK का ले लिया या RGB जो भी अभी हम ले लें। अभी हम फ्री हैंड काम करेंगे इनिशियली। यहाँ पे 8 बिट है, जितने बिट आपका विंडो होती है बाय डिफॉल्ट वो पिक कर लेता है। यहाँ पे आ गया व्हाइट कलर, आ गया आपका बैकग्राउंड कलर कैनवस का व्हाइट आएगा, ये स्टैंडर्ड रहने देना, एडवांस ऑप्शंस को आपने नहीं छेड़ना, स्क्वायर पिक्सल सब कुछ। यहाँ से हमने क्रिएट करना है, अब साइज हमने लिया 8x12 का, क्रिएट किया। अब क्या हुआ, ये देखें, ये कैनवस क्रिएट हो गया हमारे पास, एक विंडो बन गई, नजर आया सबको। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, अनटाइटल्ड 1 16.7%, CMYK लिया था हमने, 8 बिट लिया था। अब ये अनटाइटल्ड क्यों आ रहा है, हमने 5 क्रिएट की, वहां पे नाम नहीं दिया था, ऊपर अनटाइटल्ड लिखा होता है, डबल क्लिक करके वहां से रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोजेक्ट विंडो है। फोटोशॉप हमें क्या प्रिविलेज देता है, ये जो इंटरफेस खुला है ये फोटोशॉप का इंटरफेस है, ये मेन्यू बार होती है, ये ऑप्शन बार भी कहते हैं लोग, इसको सब मेन्यू बार भी कहते हैं, जो उसके बाद आ रहा है। ये टूल पैलेट है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे टूल्स शो हो रहे हैं, मेरा कर्सर है, ये टूल्स है, इसको टूल पैलेट बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट विंडो है, ये देखिए, इसे क्लिक करके मैं लॉग भी कर सकता हूँ, क्लिक करके ड्रैग करके साथ अटैच भी कर सकता हूँ, ये मेरी प्रोजेक्ट विंडो है। फोटोशॉप में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी ओपन कर सकते हैं एट ए टाइम, 1 2 3 4 मैंने प्रोजेक्ट्स हम एट ए टाइम ओपन करके, फाइल ओपन करके इकट्ठी वर्किंग भी करते हैं। इकट्ठी से मुराद एक में वर्किंग कर रहे हैं, एक से चीज दूसरी में लेके जानी, दूसरी से पहले में लेके आनी, स्विचिंग भी कर सकते हैं फाइल्स की, ठीक है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट ए टाइम ओपन कर सकते हैं, ठीक हो गया। अगर हमने प्रोजेक्ट को क्लोज करना होगा तो इधर से इस प्रोजेक्ट को क्लोज करेंगे, प्रोजेक्ट क्लोज होगा। अगर हम इधर से क्रॉस करेंगे तो जितने भी प्रोजेक्ट्स खुले होंगे सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे, पूरी एप्लीकेशन क्लोज होगी। अगर हमने प्रोजेक्ट क्लोज करना है तो प्रोजेक्ट के लिए हमने प्रोजेक्ट विंडो के क्रॉस को क्लिक करना है। अगर हमने पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज करना है, सारे प्रोजेक्ट सेव किए बगैर अनसेव या सेव करने, तो हमने यहाँ से क्लोज करना है। यहाँ पे स्विचेज आती हैं, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज आती हैं, उसके बाद ये लेयर पैलेट आ जाता है। इन सबको मेरा ये आदत है कि मैं कस्टमाइज कर लेता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल। कलर पैलेट को, ये स्विचेस को मैं रहने देता हूँ, जिस ग्रुप को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरा लेयर्स का पैलेट ओपन ज्यादा बड़ा हो जाए। फोटोशॉप हमें लेयर्स पे काम करने की प्रिविलेज देता है। लेयर्स क्या होती है, सेपरेटली हर चीज ऑब्जेक्ट को हमने सेपरेटली क्रिएट करना होता है। इसमें एक न्यू, जिस तरह शीट होती है ना, न्यू शीट से क्रिएट करना, न्यू पेपर पे सब शीट्स हो जाएंगे। मेन कैनवस ये है, इसके ऊपर सेपरेटली, और हम लेयर्स को, फोटोशॉप हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली ट्रीट करने की ऑप्शन देता है। हमने एक डॉट भी क्रिएट करना है तो उसको सेपरेट लेयर पे क्रिएट करना होगा। बेसिक डॉट लेना होगा, वो भी न्यू लेयर पे क्रिएट करना होगा। अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा, अभी देखते हैं। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं, आज अब अपना आगाज करते हैं काम का। सबसे पहले हमारे पास आता है मूव टूल। पहला टूल क्या है, मूव टूल। आर्टबोर्ड टूल भी है, ठीक है। मूव टूल के बाद आता है हमारे पास अब मूव करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट होगा तो मूव करेंगे ना। अभी तो हमारे कैनवस पे ये आर्टबोर्ड या कैनवस पे कोई चीज नहीं है। इसको हमने क्या पढ़ा था, गिवन स्पेस को क्या बोलते हैं, कैनवस या आर्टबोर्ड बोलते हैं। ये व्हाइट एरिया क्या है हमारा, कैनवस है या आर्टबोर्ड है, ठीक है। अब इस पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो हम उसे मूव करेंगे, अभी तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये टूल है रेक्टेंगल मार्क्यूर। अब इसके साथ ये छोटी सी ट्राइंगल बनी हुई है, इसका मतलब ये है जिस जिस टूल के साथ ये ट्राइंगल्स बनी हुई है, इट मींस कि इसके अंदर बहुत सारे हिडन टूल्स हैं। हम क्लिक करके होल्ड करके रखेंगे माउस को तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें हमें सारे उसके जो हिडन टूल्स हैं वो शो कर देगा। सबसे पहला रेक्टेंगुलर मार्क्यूर टूल, ठीक है। इस पे हमारा कर्सर किसमें शिफ्ट हो गया, प्लस साइन में। कर्सर किसमें शिफ्ट हो जाएगा, मूव टूल पे। इसकी शॉर्टकट की है वी, मार्क्यूर टूल की है एम,
ठीक है, वी पे गए तो कर्सर एरो में है, जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर मार्की में गए तो प्लस से हमारा शिफ्ट हो गया। अब इस पे गए, इस क्लिक करके ड्रैग करना है, हमने माउस क्लिक को होल्ड करना है। आपने क्या करना है, माउस क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड करके रखना है, फिर माउस को ड्रैग करना है। ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्शन बनेगी, जिधर को ड्रैग करते जाएंगे उधर को जाता जाएगा विद इन अ कैनवस। यहां पे हमने ये सिलेक्शन ली, मैंने जैसे सिलेक्ट रिलीज किया माउस को, सिलेक्शन क्रिएट होगी। ये सिलेक्शन वर्चुअल है, हवा में है। ये सिलेक्शन क्या है, वर्चुअल है, हवा में है, इसकी किसी जगह कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सिलेक्शन की, जब तक मैं इसमें कोई कलर नहीं फिल करूंगा। उससे पहले मैं सिलेक्शन को एडिट भी कर सकता हूँ, इस सिलेक्शन में मैं सिलेक्शन ऐड भी कर सकता हूँ, इसमें से मैं सिलेक्शन माइनस भी कर सकता हूँ। अगर मैंने सिलेक्शन ऐड करनी है, देन मैं क्या करूंगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा, मेरे प्लस के साथ क्या बन गया, एक और प्लस बन गया। अब मैंने ये सिलेक्शन इसके अंदर ऐड करनी है, अब जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है वो तो ऑलरेडी इस बॉक्स के अंदर है, जो रेस्ट ऑफ द एरिया बाहर वाला वो क्या होगा, छोड़ूंगा तो सिलेक्शन ऐड होगी। शिफ्ट को होल्ड करने करके रखना है, जैसे मैंने शिफ्ट रिलीज की मेरा प्लस साइन भी गायब हो गया। अब मैंने माइनस करनी सिलेक्शन, माइनस करने के लिए क्या करूंगा, ऑल्ट को होल्ड करूंगा। मैंने ऑल्ट को होल्ड किया तो मेरे प्लस साइन के साथ क्या बन गए, माइनस बन गया छोटा सा। अब माइनस है, मैंने इधर से माइनस करनी है, तो जितना हिस्सा मेरा, अब क्या होगा, जो ओवरलैप है वो सिलेक्शन में से माइनस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? सिलेक्शन ली, अब सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड करनी है, हम शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे तो हमारे कर्सर के, छोड़ना नहीं है, होल्ड करके रखना है। अब मैंने शिफ्ट होल्ड की हुई है तो हमारे कर्सर के साथ क्या बन गया, एक और प्लस साइन बन गया, तो हम सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड कर ली, शिफ्ट रिलीज कर दी, माउस भी रिलीज कर दिया, तो अब क्या हुआ, हमारी सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी। अब मैं और प्रेस करूंगा तो उससे माइनस कर सकता हूँ, और माइनस का साइन बन गया। अब मैं माइनस करना चाहता हूं तो ये मैं माइनस किया तो ये देखिए माइनस हो गया। अब कलर के लिए यहाँ पे नीचे हमारे पास ये दो कलर दिए होते हैं, एक ब्लैक कलर है, एक व्हाइट है। जो फ्रंट पे नजर आ रहा था, जहाँ पे ब्लैक नजर आ रहा है, जो फ्रंट पे होता है उसको क्या बोलते हैं, फोरग्राउंड कहते हैं। जो पीछे होता है उसको बैकग्राउंड कहते हैं। अब जरूरी नहीं है ब्लैक और व्हाइट ही कलर है सिर्फ इसमें, इसमें दुनिया जहान के रंग है। अब हम इधर क्लिक करेंगे, ब्लैक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये कलर पिकर विंडो आ जाएगी। क्या आ गई, कलर पिकर विंडो आ गई। अब इसमें ये जो बार दी हुई है मल्टी कलर्स वाली, ये इसके साथ, ये देख रहे हैं नीचे दो पॉइंट दिए हुए, इसको मैं क्लिक करके ऊपर नीचे लेके जाऊंगा, ये देखें जौन सा मर्जी शेड क्रिएट कर लूं, एक एक मूवमेंट पे एक एक न्यू शेड क्रिएट कर रहा है। नजर आ रहा है? अब मैंने सपोज ये ऑरेंज कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आया। अब मेरे पास जहां पे उसकी सेचुरेशन क्या हुई है, हाई हुई है, इस साइड पे क्या है, लो हुई है, व्हाइट के साथ है लाइटर शेड है, इस साइड पे डार्क है। तो मैंने जहां से भी जो टोन पिक करनी, मैंने ये टोन पिक करनी, मैं इधर जाके क्लिक करूंगा और वो कलर सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब कोई भी कलर हम सिलेक्ट करते हैं ना, उस कलर की, जिस तरह घर में पेंट करते हैं ना तो उसके नंबर होते हैं ना, पेंट खत्म हो जाओ कहते हैं, पेंट वाला कहता है जी इस नंबर का पेंट ले आओ, आपको शेड भी नहीं बताएगा, मास्टर का 230 नंबर ले आओ जी, आप लेके आते हो सेम वही कलर निकलता, मैच हो जाता है। अब हर कलर के हमने ये ऑरेंज येलो, ऑरेंज गोल्डन और येलो सिलेक्ट किया है, ठीक है, इसके कलर कोड है, ये नीचे आ रहा है, हैश कोड आ रहा है नजर आपको, ये इसका हैश कोड है, ये इसकी RGB वैल्यूज है, R 224% है, ग्रीन इसमें 136% है, बी इसमें 10% है। ये उसकी CMA के वैल्यूज है, सियान 1% है, मेजेंडा 56% है, येलो 100% है और ब्लैक 0% है। यहां से उसकी सारी वैल्यूज आ जाती है, किसी भी कलर की जो ह्यू है, शेड है, उसकी वैल्यूज, ये उसका कोड है, ये उसकी RGB वैल्यूज है, ये इसकी CMY के वैल्यूज है। अब हमने ओके किया, इस कलर को सिलेक्ट किया, हमारा फोरग्राउंड कलर येलो हो गया। अब बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया तो येलो के साथ हम कोई भी कलर सपोज रेड ऐड करते हैं, ये लिया हमने। अब इसकी RGB क्या आ रही है, 207, 99, 12, 100, 100 और 3।
अब 2 कलर हमने सिलेक्ट कर ली। अब हमने अपनी शेप के अंदर ये जो सिलेक्शन क्रिएट की हुई है, इस सिलेक्शन में अगर फोरग्राउंड कलर थ्रो करना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है। गौर से देखिएगा, अगर हमने फोरग्राउंड कलर, जहां पे येलो कलर है ये फोरग्राउंड कलर है, येलो कलर अपने सिलेक्शन के अंदर फिल करना है तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करके रखेंगे, फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे। ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और बैक स्पेस की की को हिट करना है एक दफा, और हमारी सिलेक्शन में कलर फिल हो जाएगा। फोरग्राउंड कलर के लिए शॉर्टकट की क्या हुई, ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। अब इसी तरह मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर फिल करना है, रेड वाला जो बैकग्राउंड कलर अगर मैंने अपनी शेप में फिल करना है, मुझे ये कलर नहीं चाहिए जो येलो किया था, मुझे तो बैकग्राउंड रेड वाला चाहिए था। उसके लिए मुझे करना पड़ेगा, कंट्रोल को होल्ड करूंगा, कंट्रोल बैक स्पेस, तो मेरा रेड कलर आ गया मेरी शेप में। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस फॉर फोरग्राउंड कलर। अब मैंने कलर फिल कर लिया, ठीक हो गया। अब मैंने इसकी सिलेक्शन को खत्म करना है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसिलेक्ट करना। सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी फॉर डीसिलेक्ट सिलेक्शन। जिनके पास प्रीवियस वर्जन होगा वो सिंगल स्टेप को अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड, जी, कंट्रोल प्लस जेड एक दफा हिट करेंगे, एक स्टेप अंडू होगा। वो सब में, नए पुराने सब में सेम है। अगर आपने मल्टीपल स्टेप्स को अंडू करना है तो जो पुराने सॉफ्टवेयर है उसमें ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, ऑल्ट और कंट्रोल को, फिर बार बार जेड को हिट करते जाना है, जेड प्रेस करते जाना है, तो आपके मल्टीपल स्टेप्स अंडू होंगे। लेकिन जो 21 और 22 वर्जन यूज कर रहे होंगे फोटोशॉप का, उसमें कंट्रोल जी से ही मल्टीपल स्टेप्स अंडू हो जाते हैं। अब हमने करना क्या है, हमने देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट मूव नहीं होते, उसके लिए हमें लेयर क्रिएट करनी। ये हमारा लेयर पैलेट है, यहाँ से ये चैनल्स होते हैं, पाथ होते हैं और लेयर्स होती हैं। हमें लेयर्स वाले पोर्शन को हाईलाइट होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। यहाँ से पहला रिसाइकल बिन का नीचे फुटर में देखें इसके आइकॉन है, दूसरा प्लस का साइन है, प्लस पे क्लिक करेंगे तब भी न्यू लेयर क्रिएट कर देगा, ये लेयर 1 क्रिएट होगी। अब लेयर 1 लिखा हुआ है, इसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ अपनी मर्जी से, जो मैंने स्कीम रखनी हो डबल क्लिक करूंगा रीनेम हो जाएगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट लेयर 1 आएगा। ये लेयर नेम होता है जो लेयर 1 लिखा, ये लेयर का थंबनेल होता है। ये जो बॉक्स ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है इसको लेयर थंबनेल बोलते हैं। ये पूरी लेयर है, ये इसकी लेयर आई है, आई ऑफ कर देंगे, लेयर ऑफ हो जाएगी, जो भी इस पे ऑब्जेक्ट होगा वो हाइड हो जाएगा। अब मैंने सपोज इस पे क्रिएट करना ऑब्जेक्ट, मैंने ये बॉक्स लिया, लेयर 1 सिलेक्ट की, उसको सिलेक्ट करना है क्रिएट करके, मैंने ऑल बैकस्पेस करके कलर थ्रो किया, कंट्रोल डी कर दिया। अब मैंने लेयर न्यू क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट की भी इसकी होती है, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन। वो पूछ रहा है आपने किस तरह की लेयर बनानी है, लेयर 2 जो है, मैंने 2 ही कहा, मैं 2 के नाम से बनाऊं। अब मैंने फिर सिलेक्शन ली, इस पे मैंने और कंट्रोल बैकस्पेस से कलर दे दिया, कंट्रोल डी किया, क्लियर। अब मैंने वी प्रेस किया, अब वी से जब मैंने वी प्रेस किया तो यहाँ पे ऑप्शन बार में हमारे पास कंट्रोल्स आ रहे हैं इसके साथ। सबसे पहले हमने ऑटो सिलेक्ट को चेक करके रखना है, ये ऑटो सिलेक्ट की ऑप्शन है, इसको चेक कर देना, बाय डिफॉल्ट अनचेक होता है, इसको हमने चेक कर देना, टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि जिस सब्जेक्ट पे मैं क्लिक करूंगा उसकी लेयर खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। अगर ये अनचेक है तो जो लेयर सिलेक्टेड है उस सब्जेक्ट को मूव करेगा, दूसरे को नहीं पकड़ेगा। जब तक मैन्युअली जाके उसकी लेयर पे मैं क्लिक करके उसे सिलेक्ट ना करूं तब तक मैं उसे मूव नहीं कर सकता। अगर मैंने ऑटो सिलेक्ट ऑन किया होगा तो मैं जिस सब्जेक्ट पे भी क्लिक करूंगा वो उस सब्जेक्ट को पकड़ के मूव करना शुरू कर दे। जी क्लियर हुआ यहाँ तक सबको। अब ये देखा हमने कि कोई रेक्टेंगल, कोई लाइन, कोई इस तरह की चीज हम शेप किससे ड्रा करेंगे, रेक्टेंगुलर मार्कर से। आपने कोई लाइन पर स्लीक लाइन बनानी है वो भी बना सकते हैं, जितनी मर्जी पतली बना ले, ठीक है। न्यू लेयर ली, उसका कलर जो मर्जी दे दे।
ये देखिए ब्लू लाइन आ गई, ठीक है। कोई हैवियर लाइन बनानी है शेप आपने वो भी बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब मुझे चाहिए कि कुछ सर्कुलर शेप बनाऊं या मैं एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। सपोज मैं एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। एग्जैक्ट स्क्वायर के लिए मुझे ये मैंने ड्रॉ किया, अब मैं एग्जैक्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा, ये मेरी सिलेक्शन को एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर, ये था एग्जैक्ट डायमेंशन, इक्वल डायमेंशन है। जैसे मैंने ये शेप बनाई, मैंने इस साइज के चाहिए, मैंने शिफ्ट प्रेस की, उसने मेरे उसको सिलेक्शन को एग्जैक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह इसके बाद आता है हमारे पास, अगर सर्कुलर शेप बनानी है, इलिप्स टूल है, इलिप्टिकल मार्कर टूल, ये राउंड ओवल बनाना है आपने, सर्कल बनाना है, तो इसी तरह शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट सर्कल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी होगी, अब यहाँ से इलिप्टिकल टूल से एग्जैक्ट सर्कल, एग्जैक्ट राउंड, ये चीजें ड्रॉ कर लेंगे। मैंने इनको मूव करना है, देखें मैं इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, वो तो हाइड हो गया। ठीक हो गया जी। अब वो तो नीचे हाइड होगी, क्यों? वो तो अलग ऑब्जेक्ट बनाया था। ये क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ? ग्रीन बॉक्स नीचे क्यों चला गया? लेयर्स हमें प्रिविलेज देता है, जो टॉप पे लेयर होगी वो सबसे ऊपर नजर आएगी, जो नीचे लेयर्स होगी वो नीचे नजर आएंगी। अब वो ग्रीन बॉक्स वाली लेयर 5 नीचे है, मैं इसको उठा के क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा, वो ऊपर नजर आना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये ऑरेंज लेयर है, मैंने इसको सबसे ऊपर ले आता हूँ तो ये सबसे ऊपर नजर आना शुरू हो गया, वो ग्रीन और वो नीचे चले गए। क्लिक करना है, ये देखिए माउस क्लिक किया, होल्ड किया, उसको ड्रैग करके ऊपर ले गया, फिर रिलीज कर दिया। क्लियर हो गया जी। हम फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे, ठीक है। जहां से हमारे पास पूछेगा, क्लाउड डॉक्यूमेंट आजकल ट्रेंड है ऑनलाइन सेव करने का, ठीक है। अगर तो हमारे पास क्लाउड स्पेस है तो हम क्लाउड पे चले जाएंगे, किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने, नहीं तो हमने क्या करना है, सेव ऑन कंप्यूटर क्लिक किया, उससे पूछा है किस लोकेशन पे सेव करनी है। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, मैं डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, इधर मैं कर देता हूँ इसे GD, हमारा 2 मंथ्स का कोर्स है GD2। ठीक हो गया जी, GD2 मंथ्स हो गया, 2M कर लेते हैं, डबल क्लिक किया, ओपन हो गया वो फोल्डर। उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे हमने अनटाइटल्ड 1 आ रहा है, जहाँ पे यहाँ पे इसका नाम दे देना है असाइनमेंट 1, -1 आ गया जी। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है, फाइल फॉर्मेट्स दे रहा है, हमने किसमें सेव करना है, PSD, फोटोशॉप का फॉर्मेट है, सबसे पहले आ रहा है PSD, PP, PDD, ये आ रहा है फोटोशॉप फॉर्मेट, इस पे क्लिक करना है, इस फॉर्मेट में सेव करना है। ओके किया, ओके किया, उसने हमारी फाइल को क्या नाम आ गया, assign-1 ps.psd आ गई एक्सटेंशन उसकी। पहले क्या आ रहा था, अनटाइटल्ड आ रहा था, अब assignment-1 psd आ रहा है, लेयर, वो लेयर भी दिखा रहा है, कौन सी लेयर सिलेक्टेड है, लेयर 2 इस टाइम सिलेक्टेड है। मैं यहाँ से अगर इस पे क्लिक कर देता हूँ, अब क्या आ गया, लेयर 6 सिलेक्टेड है।
फाइल ओपन होगी तो उसको भी कंट्रोल्स भी शो कर रहा होगा। ये इसका जूम लेवल है, कल देखेंगे हम कितना किस तरह जूम करना है। अब इसको हमने क्लाइंट को भेजना, तो हम पीएसडी फाइल तो नहीं भेजेंगे, उसको तो इमेज फाइल चाहिए। वो तो हमने मोबाइल पे ईमेल पे इमेज करेगा, उसके बाद पता नहीं सॉफ्टवेयर है भी, इसको उसका पता भी ऑपरेट करना आता भी है नहीं आता, उसके लिए हमें इसको इमेज की फॉर्म में भी सेव करना है। इमेज के लिए इसे सेव एज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस करेंगे, या फिर फाइल यहां से सेव एज, फिर दोबारा सेव ऑन कंप्यूटर, जिस फोल्डर में गए वहां पे, यहां से इसकी एक्सटेंशन चेंज कर देंगे। ये 3 तरह की जेपीजी आ रही होती है। तो पहली ऑप्शन है जेपीईजी, पहले वाली को क्लिक करेंगे, नेम वही रहेगा हमारा, ओके करेंगे, सेव। उसके बाद ये पूछता है आपने हाई क्वालिटी सेव करनी है, मीडियम, लो, किस मैक्सिमम क्वालिटी पे। यहां से भी हम ये उसका बार लाइन, यहां से हम कंट्रोल से हम ये ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई कौन से क्वालिटी पे सेव करनी। जब आपने शेयर करनी हो लो या मीडियम पे शेयर करते हैं फाइल। 2 फायदे होते हैं उसके, एक होता है फाइल साइज आपका लो क्रिएट होता है, इजीली सेंड हो जाती है। दूसरा फायदा ये होता है अगर आपका क्लाइंट या ओवर स्मार्ट हुआ, आपने अच्छी रेजोल्यूशन में फाइल सेंड कर दी, तो उसको प्रिंट करवा लेगा या कहीं पे यूज कर लेगा। अगर वो अनएथिकली बिहेव करता है, उसके पास अच्छा सोर्स इमेज आ गया तो उसको यूज कर लेगा। तो आपने उसे लो रेजोल्यूशन भेजना जिसको वो रीयूज भी ना कर सके, जस्ट फॉर अप्रूवल जब भेज रहे। जब आपने फाइनल भेजना फिर आप जो मर्जी दें उसे, ठीक हो गया। दैट्स व्हाई हमने लो साइज पे उसे सेव किया। हमने उसे जब सेव किया डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाया था, ये देखिए। अब ये एक पीएसडी फाइल आ गई हमारी, एक आ गई जेपीईजी आ गई। अब पीएसडी ये वाली भी क्लोज कर देते। अब अगर हम यहां से फाइल चेक करनी, ओपन पे जाएंगे, अगर आप इमेज फाइल ओपन करते हैं तो क्या होगा, ये देखिएगा। अब उसकी लेयर्स नहीं आई, ये एडिटेबल नहीं है, ये पिक्चर की फॉर्म में है। इसको हम प्रीव्यू भी करना हो, यहां से हम डबल क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं, पिक्चर व्यूअर से किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम पीएसडी ओपन करेंगे, फाइल ओपन पीएसडी, ये हमारे पास कंट्रोल्स आगे, लेयर्स आगे। मैं क्लाइंट कहता है जी ये सर्कल ऑफ कर दो, हम यहाँ से ये लेयर ऑफ कर देते हैं, समझ में बताया था। तो वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएगा टेम्परेरीली। हमने उसकी आंख बंद कर दी, आंख ऑन करेंगे फिर शो हो जाएगा। आंख ऑन की, कंट्रोल एस किया, उसे अपडेट किया, कंट्रोल शिफ्ट एस किया, चेंज किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कह रहा है, ओके किया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम उधर देखेंगे, उधर अपडेट हो गया होगा, ये देखिए सर्कल गायब हो गया। एक इमेज फाइल है, एक पीएसडी फाइल है। अगर हम इमेज को एडिट करते तो एडिट ना कर पाते, हमारे पास सोर्स फाइल होनी चाहिए एडिट करने के। यहां तक क्लियर हो गया सबको?